हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 29 जून के न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे ये राष्ट्र संस्करण, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और प्रभात खबर के कुछ सेलेक्टेड आर्टिकल को, जो कि किसी भी पीसीएस परीक्षा, खास करके बीपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। चलिए, पहला आर्टिकल है कि बेदम सेक्टरों को मिली राहत की सांस। ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की घोषणा है। इसमें क्या है कि इकोनॉमी को 6.29 लाख करोड़ का पैकेज मिला है। प्रभावित सेक्टरों को 1.10 लाख करोड़ की लोन गारंटी भी मिली है। 33,000 करोड़ जो देखिए है इसमें दिया है, करोड़ की स्कीम है ना, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है 33,000 करोड़ का। 88,000 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट बीमा कवर को बढ़ावा देने के लिए दिया गया, बीमा के लिए, इंश्योरेंस के लिए, एक्सपोर्ट सेक्टर में जो बीमा होता है। अहम जो है कदम और भी रहा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में 1.5 लाख करोड़ जो है दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को जो है मार्च 2022 तक बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें जगह जो है MFI के जरिए 25 लाख लोगों का होगा भला। जो है वो छोटे स्तर के जो फाइनेंस कंपनी होते हैं उसको बढ़ावा मिलेगा, और उसी के जरिए लघु फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से 25 लाख लोगों को भला होगा। उससे जो है ये है कर्ज मिलेगा रियायत दरों पर। तो ये चीज़ है, कुछ वित्त मंत्रालय के द्वारा कुछ अहम घोषणा की गई है। 14,775 करोड़ रुपए की जो है सब्सिडी दी जाएगी, है ना। अतिरिक्त सब्सिडी जो है किसानों को दी जाएगी, है ना। यहाँ पर देखिए किसानों को दी जाएगी। ये है 94,000 करोड़ मरीजों को नवंबर तक मुफ्त अनाज के लिए दिया जाएगा, है ना। ये है 5 लाख पर्यटकों का भारत आने के लिए जो है मिलेगा मुफ्त वीज़ा। ये भी घोषणा किया गया, अहम फैसला है। और 97.6 हजार करोड़ राज्यों की बिजली कंपनियों को 5 वर्षों के में दिए जाएंगे। 5 वर्षों में जो राज्य स्तर की जो बिजली कंपनियां हैं उसको 97.6 हजार करोड़ दिया जाए, चूँकि बिजली कंपनियां जो है लॉस में चल रही है, ठीक है। तो उसको जो है वित्त पोषित किया जाएगा। यही चीज़ है। प्रधानमंत्री ने इस घोषणा को, वित्त मंत्रालय की तरफ से जो घोषणा की गई है इस विशेष पैकेज का, तो इसके आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा प्रोत्साहन, मोदी जी ने कहा। तो ये एक अहम है। फिर अगला देखिए, अगला है कि इसमें बताया गया है कि भारत में जो है ये टीकाकरण के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब पूरे विश्व में भारत जो है पहले स्थान पर आ गया। अमेरिका में 32.33 करोड़ टीका लग चुका है, तो भारत में अभी 32.36 करोड़ टीका लग चुका है। तो अभी अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। विशाल आबादी के चलते भारत के सामने टीकाकरण में बढ़ी चुनौतियाँ तो है, अब ये कह सकते हैं 32.36 करोड़ टीका अभी तक भारत में लग चुका है, और जितने भी विकसित राष्ट्र है उससे टीकाकरण के मामले में भारत आगे बढ़ चुका है। बस इसमें इतना ही ध्यान रखने की बात है। देखिए, ब्रिटेन में जो है 7.67 करोड़ टीका लगा है, अमेरिका में 32.33 करोड़, है ना। भारत में देखिए यहाँ पर है 32.36 करोड़, तो ये अमेरिका को पछाड़ दिया है। अगला देखिए, दबाव के बाद ट्विटर ने भारत के गलत नक्शे को हटाया। जैसा कि हम जानते हैं ट्विटर से भारत सरकार का अभी तनबन बना हुआ है ना, विवाद चलता आ रहा है। कुछ दिन पहले ही अभी रविशंकर प्रसाद सिन्हा का जो है ट्विटर अकाउंट को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया था, तो तल्खी बनी हुई है। तो ट्विटर जो है ये गुस्ताखी करता आ रहा है, तो अभी ये गुस्ताखी कर दिया कि वो जो है अपने ट्विटर हैंडल में अपना जो है एक भारत का जो नक्शा दिखाया, उसमें लेह और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हिस्से को दूसरा देश दिखा दिया, है ना। और जो है भारत के हिस्से में वो नहीं दिखाया है। तो इसके लेकर के जो है भारत के लोग, कुछ लोग और भारत सरकार की तरफ से आपत्ति जताई गई है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने सोमवार रात ज़बरदस्त दबाव के बाद भारत में हालांकि उस नक्शे को हटा दिया है उस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये गुस्ताखी उसकी माफ़ नहीं की जाएगी, है ना। इस तरह से ये गलत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपने देश के तौर पर, अलग देश के तौर पर किया प्रदर्शित। सरकार उठा सकती है सख्त कदम। देखिए अब सरकार क्या कदम उठाती है उसके खिलाफ। ट्विटर के ऐसे रवैये पर भारत में भारी रोष देखा गया। प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने वाले भारतीयों ने ही कंपनी को जो है काफ़ी खरी खोटी सुनाई। ट्विटर को प्रतिबंधित करने की मांग भी उठने लगी है। 17,000 ट्वीट्स के साथ हैशटैग ट्विटर बैन ट्रेंड भी चला, है ना। ये है
अगला है देखिए पीएम पूर्वोदय का सपना पूरा करने में ओडिशा की अहम भूमिका। ओडिशा जैसे कि जानते हैं पूर्वोदय का सपना पूरब की ओर देखो का सपना है, जैसे कि पूरब की ओर जो है पूर्वोत्तर का राज्य जो है उसको विकास करना, और उसी के ज़रिए पूरब के जो देश हैं म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब देश के साथ हमारी पहुंच बढ़े, व्यापारिक जो है पहुंच और आर्थिक पहुंच बढ़े, जिससे कि हमें जो है आर्थिक लाभ मिले। तो इसीलिए जो है प्रधानमंत्री की एक सोच है पूर्वोदय का सपना, जिसको लेकर के प्रधान जो है एक उड़ीसा में एक मीटिंग हो रही थी। उड़ीसा के भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी को संबोधित कर रहे थे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने कहा कि उड़ीसा का विकास होगा तभी जाकर के पूरब की ओर देखो सपना पूरा हो पाएगा, मतलब पूर्वोदय का सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा भाजपा की कार्यकारिणी बैठक में कहा गया आम आदमी की समस्याएं दूर करने के लिए काम करे सरकार। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस तरह की बातें कही। तो चूँकि पूरब की ओर में पूर्वी राज्य में उड़ीसा भी आता है, अब पूर्वी राज्य का विकास होगा तभी जाकर के पूर्वोत्तर राज्य का भी विकास होगा, और जब पूर्वोत्तर राज्य का विकास हो जाएगा तो फिर पूरब की ओर देखो का सपना पूरा हो जाएगा, म्यांमार तक हमारी पहुँच हो पाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, हमारा व्यापार और जो है निर्यात हो पाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये अगला देखिए वैज्ञानिक विधि से तैयार चारा खाएंगी पश्मीना बकरियाँ। पश्मीना बकरी जो होता है लेह लद्दाख के क्षेत्र में कश्मीर में होता है, और इससे जो उत्तम किस्म के जो है रेशा निकलता है। तो अभी चूँकि है क्या उसको पोषण युक्त आहार नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उसमें जो फर है, फर की कमियां देखने को मिली है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि उसको अब वहीं के अनुकूलता के आधार पर जो है कुछ चारा उगाया जाएगा और उसको खिलाया जाएगा। जो है इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया। तो इस प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित कार्य है ऐसी वनस्पतियों की पहचान की जाएगी जिनका फिलहाल चारे के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, और वैसी वनस्पतियों को वहाँ उगाई जाएगी जो कि उस इलाके में जो पथरीला इलाका होता है, बर्फीला इलाका होता है, वहाँ उग जाए, और उसी में वो जो न्यूट्रिशन की मात्रा हो और उस बकरी को खिलाए, और ताकि उसमें फर की मात्रा बढ़ जाए, है ना। तो यही मकसद है। दुनिया भर में अपने फर के लिए अलग पहचान रखती है ये पश्मीना बकरियाँ, और इसका फर जो है बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो CSIR का NRI राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक लद्दाख की इन पश्मीना बकरियों के लिए रेड टू ईट चारा स्थानीय जैव विविधता का प्रयोग करते हुए तैयार करेंगे। इस प्रोजेक्ट का यही उद्देश्य है, स्थानीय स्तर पर उसको तैयार किया जाएगा। देखिए बनारस में एक अच्छा पहल किया गया है। बनारस में वृक्षों के नाम पर जानी जाएंगी सड़कें, और पहले जो है सड़क जो है देखते होंगे महानुभाव के नामों पर, व्यक्ति विशेष पर नाम पर जो है सड़कों गलियों का नाम हुआ करता था, और बनारस इसके लिए प्रसिद्ध भी है। बनारस की हर गली जो है कुछ न कुछ ऐतिहासिक लोग और प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर है। तो वहाँ पर अब इतना ना गली सड़क का नाम हो चुका, गली सड़कों का नाम हो चुका है व्यक्तियों के नाम पर। अब वहाँ पर क्या है कि वृक्ष रोपण और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और उसको प्रोत्साहन करने के लिए जो है एक पहल किया गया बनारस के नगर निगम के द्वारा। तो उसमें ये कहा गया है कि अब जो है पेड़ों के नाम का गली सड़क होगा, गली होगा, रोड होगा। जैसे कि बरगद के नाम पर होगा बरगद रोड होगा, है ना, इस तरह से बड़ाहलपुर होगा, और इस तरह से गुलमोहर रोड होगा, कचनार रोड होगा, इस तरह से ये निर्णय लिया गया है। ये अहम निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय है। देखिए मकड़ी की नई प्रजाति खोजी गई है, और महाराष्ट्र के पुणे में, और एक खोजी पत्रकार के द्वारा, खोजी फोटोग्राफर के द्वारा ये खोजा गया है। तो उसमें जो है नाम जो रखा गया है इसका नाम दिया है, जो कसाब को पकड़ा था ना, कसाब जो आतंकवादी था मुंबई ब्लास्ट में जो उसकी भागीदारी रही थी, तो कसाब को पकड़ने वाले जो थे उन्हीं के नाम पर इसका मकड़ी का नामांकन किया गया है। तो उनके याद में, है ना, नामांकन जो मुंबई हमले के हमलावर कसाब को गिरफ्तार करने में शहीद हुए साहसी पुलिसकर्मी तुकाराम आंबले के नाम पर इस मकड़ी का नाम रखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तुकाराम आंबले जो है कसाब को पकड़ने में, हालांकि वो अपने जान गंवा दिए थे, है ना, ये है। अब देखिए चाइना का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर का। चीन ने सोमवार को दक्षिण पश्चिम में स्थित बहितान जगह का नाम है चीन का, वहाँ जल विद्युत संयंत्र का 2 इकाइयों का परिचालन शुरू कर दिया। ये जो जल विद्युत इकाई है, इसमें विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है। इसका 62.4 अरब किलोवाट बिजली उत्पादित करेगा ये, देखिए, है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इसका। ठीक, ये बहुत अहम है। सत्तारूढ़ CPC की शताब्दी समारोह में पहले इसकी शुरुआत कर दी थी। देखिए ये जो है
जो हाइड्रो पावर है, ये संयंत्र है बहितान जल विद्युत संयंत्र को 2 इकाइयों की शुरुआत चीन में हो गई, है ना। ये जल विद्युत संयंत्र जो है जिन्सा नदी पर स्थित है। वहाँ एक जिन्सा नदी है, जिन्सा नदी पर अवस्थित है। यहाँ देखिए जिन्सा नदी पर अवस्थित है, जो कि यांगसी नदी का ऊपरी हिस्सा है। यांगसी नदी के ऊपरी हिस्से को जिन्सा नदी कहते हैं, ठीक है। तो ये है, तो यांगसी नदी के बड़े बांध बना चुका है। वो बांध बना करके जो है ये इस तरह का हाइड्रो पावर बना रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर, है ना, चालू भी हो गया। 62.4 अरब किलोवाट बिजली उत्पादन करेगा। बहुत सारा वहाँ पर इकाई लगने वाला है, उसमें ये है। भारत नहीं, यूएई में खेला जाएगा T20। अभी देखिए T20 होने वाला था भारत में, T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप जो है या ये यूएई में होगा, कोरोना को ध्यान में रखते हुए। तो बीसीसीआई का अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इस पर जो है अपना आधिकारिक बयान में कहा कि इस बार जो है भारत में जो T20 का वर्ल्ड कप होने वाला है वो अब यूएई में होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने सोमवार को दैनिक जागरण को यह बात कही, है ना। अब संयुक्त अरब अमीरात में होगा, यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अगला देखिए, बढ़ रहा जलवायु परिवर्तन का खतरा चिंताजनक। आईआईटी इंदौर के शोधकर्ताओं ने अध्ययन के आधार पर दी चेतावनी। आईआईटी इंदौर के वैज्ञानिकों ने और इंजीनियरों ने, शोधकर्ताओं ने शोध किया है कि जो है ग्लेशियर पिघल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ग्लेशियर पिघल रहा है। हिंदू कुश के क्षेत्र में और हिमालय के पश्चिमी वाला भाग में जो क्षेत्र में जितना भी ग्लेशियर है वो बहुत तेज़ी से पिघल रहा है, जिसके कारण नदियों में जो है जल स्तर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ जो समुद्र है, तटवर्ती समुद्री इलाका, उसमें भी जल स्तर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसके कारण जो है यह डर सताने लगा है कि जो भी द्वीपीय देश है या द्वीप है वो डूबने के कगार पर है। तो ये एक आहट है ना। तो ये इससे बचने के लिए हमें जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में रखना होगा। इस तरह से इन्होंने शोध में आईआईटी इंदौर ने बताया है। इस साल दिसंबर में पहला मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा इसरो जो है इस साल दिसंबर में ही, जैसा कि जानते हैं, इसरो का एक गगन प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कि अंतरिक्ष में जो है मानव को भेजना है, मानव को अंतरिक्ष में भेजना है। लेकिन उसके लिए जो है एक ट्रायल के तौर पर मानव रहित मिशन 2 हो जाएगा, यान जाएगा, फिर तीसरा जो जाएगा उसमें मानव जाएगा। 4 लोग जाएंगे, उसको रूस में जो है ट्रेंड भी कर लिया गया है। जो लोग जाएंगे उसको अंतरिक्ष में उनको ट्रेंड भी कर लिया गया है। जो है अंतरिक्ष का जो पृथ्वी का जो अंतरिक्ष कक्षा है, सबसे निचला कक्षा है, वहाँ तक वो यान जाएगा। उसी के जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पर अभी जो है इस लॉन्च होगा दिसंबर में। पहला मानव रहित मतलब बिना मानव का पहले भेजा जाएगा और दूसरा भी बिना मानव का भेजा जाएगा, 2021 में ही भेजा जाएगा। और उसके बाद 2022 में जो है मानव के साथ 4 लोग हैं जो कि ट्रेंड हैं, वो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं रूस में, और उनको भेजा जाएगा। तो ये एक देश पूरे विश्व में भारत की पहचान बन सकेगी कि वो जो है भारत भी मानव को अंतरिक्ष में भेजा है, ठीक है। तो यही एक खबर थी इसमें। अब देखिए अर्थव्यवस्था को ये तो हो चुका है, पहला में ही दूसरे पेपर का था ये। देखिए भारत की मिसाइल ब्रिगेड में शामिल हुई अग्नि प्राइम। देखिए अग्नि सीरीज का ये अग्नि प्राइम आया है। अब 5 अग्नि सीरीज का मिसाइल अभी तक में हो चुका है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। ये इसका जो है ये हो चुका है। अग्नि 1 700 किलोमीटर तक जो है मार कर सकता है, अग्नि 2 2000 किलोमीटर तक, अग्नि 3 3200 किलोमीटर तक, अग्नि प्राइम जो है 1000 से 2000 किलोमीटर तक का जो है मार कर सकता है। ये DRDO के द्वारा विकास किया गया है। इस श्रेणी का अन्य मिसाइलों की तुलना में यह छोटी और बेहद हल्की है, जिससे परिवहन आसान होगा। और अग्नि 4 और अग्नि 5 के इस्तेमाल उन्नत तकनीकों से बढ़ाई, मतलब अग्नि 4 और अग्नि 5 में जो इस्तेमाल किया गया टेक्नोलॉजी, उसी का उन्नत किस्म है ये अग्नि प्राइम, है ना, अग्नि प्राइम। तो आपको ध्यान रखना, अभी नया अग्नि सीरीज का कौन सा मिसाइल लॉन्च हुआ, तो DRDO के द्वारा किया गया था अग्नि प्राइम, है ना। कई परमाणु राशन प्रणाली, कई परमाणु, है ना, सक्षम प्रणाली। विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें जो है एक परमाणु आयुध ले जाने में भी सक्षम है बहुत ज़्यादा मात्रा में। यह मिसाइल है 1000 किलोग्राम का पेलोड, मतलब परमाणु हथियार ले जा सकता है, ठीक है। ये इसका गाइडेड सिस्टम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर से लैस है, जो इसे और सटीक बनाता है ना। यही चीज़ है इसमें महत्वपूर्ण। हाइड्रोजन ऊर्जा के विश्व मानचित्र पर चमकेगा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर जैसा कि जानते हैं फिल्म में दिखाया गया, बदनाम कर दिया है मिर्ज़ापुर को।
तो उतना ही एक अब नाम होने वाला है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऊर्जा को लेकर के जो है जैविक जितना भी ठोस कचरा होता है, जैविक कचरा होता है, उससे जो है हाइड्रोजन ऊर्जा बनाया जाएगा। हाइड्रोजन ऊर्जा के विश्व मानचित्र पर चमकेगा मिर्ज़ापुर। 740 लाख टन बायो वेस्ट होता है, जिससे वो 30 लाख टन हाइड्रोजन निकलेगा वहाँ से। ठीक है, इस तरह से बताया गया कि जो है मिर्ज़ापुर में एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, हाइड्रोजन ऊर्जा प्लांट है ना, लग रहा है। जल जीवन मिशन को यूएनडीपी ने सराहा है ना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है जल जीवन मिशन जो भारत सरकार का है, जिसमें कि है 2024 तक में हर घर को नल का जल पहुंचा देना है, इस मिशन को जो है यूएनडीपी ने सराहा है, कहा है ये बहुत अच्छा पहल है और हर व्यक्ति को स्वच्छ जल पीने का अधिकार है। और इसके पीछे भारत सरकार अहम कदम उठा रही है, महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जो कि सराहनीय है। ये यूएनडीपी के द्वारा सराहा गया भारत सरकार के इस जल जीवन मिशन योजना को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। साइबर सेफ के जरिए F2P गैंग द्वारा साइबर अपराध में प्रयुक्त 872 मोबाइल जब्त। जैसा कि जानते हैं, साइबर सेफ जो है एक ऐप है जो कि गृह मंत्रालय का ऐप है, और ये निगरानी रखता है कि जो कि साइबर क्राइम करता है उन लोगों पर निगरानी रखता है। तो सारे साइबर क्राइम अपराध में जुड़े हुए लोगों को जो है ट्रेस किया और ट्रेस करके जो है 872 मोबाइल जब्त किया। जो है इसमें जो ठगी में जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको इसमें जो पकड़ा गया और उस ऐप के माध्यम से ट्रेस करके और उसका जो है मोबाइल वगैरह जब्त किया गया। तो ये है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि साइबर सेफ किस मंत्रालय के अधीन वो ऐप है और उसका काम क्या है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसमें जानना है। इसमें एक चीज़ था, देखिए, माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जो कि आर्थिक अपराधी है, इसको जो है करीब इन लोगों के संपत्तियों को ईडी के द्वारा जो है करीब 40% संपत्ति इन लोगों का मतलब बेच करके, संपत्तियों को बेच करके वसूला जा चुका है। अब जिस बैंक का ये लोग जो है लोन लेकर के डिफ़ॉल्टर घोषित हो गया, अब उस बैंक का थोड़ा राहत मिलने वाला है ना। तो इन लोगों को, जैसा कि जानते हैं, ये तीनों भगोड़ा जो है लगभग भारत के बैंकों से 22,000 करोड़ की राशि को चपत लगा चुका है ना। अकेले विजय माल्या की बात करें तो वो 9,000 करोड़ और बाकी 13,000 करोड़ लगभग जो है आपका मेहुल चौकसी और नीरव मोदी मिल करके चपत किया है। तो ये दोनों जो है विदेश भागा हुआ है तीनों, और तीनों के लिए जो है भारत प्रत्यर्पण के लिए जो है प्रयासरत है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, कुछ ज़्यादा ही आर्टिकल था। थैंक यू, धन्यवाद।